हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। SN1 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग SN2 मैकेनिज्म देखेंगे और देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की, तो इस पर पहले फोकस करते हैं। SN2 जिसमें 2 का मीनिंग बेटा क्या होता है, बाई मालिकुलर। N को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, और S को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द रीजन इट इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म, तो आप कह सकते हैं बिकॉज its rate depend on both concentration of substrate and nucleophile। यानी मेरे कहने मतलब है कि इसका जो रेट होता है वो बेटा सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो उस पर्पज से ये बाई मालिकुलर होगा, क्योंकि दो मालिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये बाई मालिकुलर होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नेम से हम इसको जानते हैं। ओके, अब यहां पर कंडीशन ये है कि आपको मालूम चाहिए नाम SN2 है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि नेम इसका SN2 जरूर है, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ वन स्टेप में क्या होती, कंप्लीट होती है। यानी एक स्टेप में ही आपको सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल को लेकर पूरे प्रोडक्ट को क्या करना है, फॉर्म करना है। तो ये एक स्टेप में आपकी कंप्लीट हो गई। ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो सॉल्वेंट बेसिकली यूज होता है वो पोलर तो होता है लेकिन अप्रोटिक होता है, यानी वो प्रोटॉन नहीं आपको दे सकता है। ठीक, जैसे मैंने कहा था कल, एसीटोन। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो रेट होता है वो स्टेरिक हिंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर फोकस करें। अब हम इसको यूज भी करेंगे कि इसका जो रेट होता है वो बेटा किसका, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक और मैंने क्या बोला था, हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली होता है। मतलब क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने कहा भीड़ भाड़, यानी जहां जिस मॉलिक्यूल में भीड़ भाड़ होगी वहां पर इस रिएक्शन के होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये रिएक्शन वहां होगी जहां पर भीड़ भाड़ यानी क्राउडीनेस कम होगी। तो आप समझ सकते हैं, देखो हमने आपको कहा था कि एक होता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा क्राउडीनेस कहाँ होती है, थर्ड ऑर्डर में। उससे कम कहाँ होती है, सेकेंड ऑर्डर में। उससे भी कम फर्स्ट ऑर्डर में। और सबसे कम कहाँ होती है, जीरो ऑर्डर में, जिसमें कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होते हैं और कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा, तो वहां पर क्राउडीनेस सबसे कम होगी। तो इस रिएक्शन के चांसेस वहां पर ज्यादा होंगे जहां पर क्राउडीनेस कम है। तो ये रिएक्शन आपको जीरो ऑर्डर में सबसे ज्यादा दिखेगी। तो अभी जो हम एग्जाम्पल इसमें समझाएंगे वो जीरो का ऑर्डर का लेकर ही समझाएंगे, कि जिसमें आप नोटिस करेंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म वन स्टेप में कंप्लीट होती है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कैसे मैकेनिज्म शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैकेनिज्म। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये मान लीजिए आपके पास कार्बन है, ये आपके पास H है, और ये हाइड्रोजन आपसे दूर है, तो मैंने इस तरीके से H बना दिया। और ये प्लेन से बाहर जा रहा है, तो ये आपके सामने मैंने इस तरह से ब्रेस के थ्रू शो कर दिया, ब्रेस के थ्रू। और ये तुम्हारे सामने हाइड्रोजन है। ओके, और इस पर हमने मान लीजिए कि एक न्यूक्लियोफाइल हमें क्या करना है, अटैक करवाना है। तो वो न्यूक्लियोफाइल या हम ले लेते हैं, रिएक्शन के थ्रू आपको बता देते हैं, ये KOH से हमने अटैक करवा दिया। तो यहाँ से KX का मॉलिक्यूल आपका सेपरेट हो जाएगा, और इस तरीके से ये जो आपका बनेगा वो आपका C, और ये आपका OH बनेगा, ये आपका H, और ये इस तरीके से H, और ये इस तरह से बेस के थ्रू हमने H लगा दिया। ये इस तरह से आप कहिए सर ये ऐसे क्यों बन गया, आपने ऐसे मॉलिक्यूल इस तरह से आपने ये इन्वर्स क्यों कर दिया। तो अभी आप मैकेनिज्म के थ्रू समझ जाएंगे कि ये इन्वर्स क्यों बनेगा। ठीक, और KX का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम आपसे बात करते हैं कैसे, किस तरीके से हम स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये आपके पास C है, और ये हमारे सामने कौन है बेटा, H है।
और ये इस तरीके से आपसे प्लेन से दूर है H, और ये आपके प्लेन के बाहर है, तो ये इन वेज के थ्रू शो कर दिया, वेज के थ्रू, और ये हाइड्रोजन। अब हम यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये स्टेप फर्स्ट आपको दिखा रहे हैं, समझना। अब हम जब यहां से न्यूक्लियोफाइल को लेकर इस पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो जब ब्रेक होता है तो K पर प्लस और OH पर माइनस होगा, तो जब OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो निगेटिव वाले होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो OH माइनस इस तरीके से अगर हम मान लीजिए यहां से अटैक करवाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये अटैकिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि OH माइनस आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इधर का जो हाइड्रोजन होता है वो भी ऑलरेडी कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो दोनों के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन। उस रिपल्सन के थ्रू आपका ये जो OH है वो इस हाइड्रोजन के थ्रू रिपेल किया जाएगा, जिससे ये अटैकिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जब भी OH इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो ये फ्रंट से कभी नहीं अटैक कर सकता है, हमेशा ये बैक से अटैक करेगा। और आप समझ सकते हैं कि बैक अटैक तो हमेशा इन्वर्जन को प्रोड्यूस करता है, कभी रिटेंशन नहीं देता है। इसीलिए वहां जो प्रोडक्ट बना वो इन्वर्जन वाला आपके सामने मैंने बनाया, आपको रिटेंशन वाला प्रोडक्ट यहाँ नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। और ना ही कोई रेसिड्यू मिक्सचर बनने वाला है, तो यहाँ पर इन्वर्जन बनेगा। तो इस तरह से ये अटैकिंग गलत होगी, तो हम इस तरीके से नहीं, बल्कि ये बैक साइड से OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, और यहां पर आपको मालूम पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, ठीक। अब कंडीशन ये है कि जब ये यहां पर अटैक करेगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल में ये सिचुएशन थी, जब ये OH इस पर अटैक करेगा तो ये सब क्या होंगे, बीच वाला जो पोर्शन होगा, जो ये कार्बन से तीनों हाइड्रोजन लगे थे, वो आपके बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, एक ट्राइएंगुलर प्लेनर में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, ट्राइएंगुलर प्लेनर में आ जाएंगे, यानी सब सीधे हो जाएंगे, जो मुड़े हुए थे वो बिल्कुल अटैक करने से सीधे हो जाएंगे। और इस तरीके से यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन है, अब ये H ऐसे रहेगा, ये H ऐसे होगा, ये H ऐसे होगा, और ये यहां पर हाइड्रोजन, और ये यहां पर मैंने क्या लगा दिया, OH माइनस। अब इस जगह सिचुएशन ध्यान से आप लोग समझिएगा, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, ठीक। ये बॉन्ड है, बॉन्ड यानी अगर हम आपकी लैंग्वेज से समझाएं तो ये बॉन्ड एक रिश्ते की तरह है, समझिए, ये बॉन्ड एक रिलेशन की तरह है। जब पीछे से OH माइनस अटैक कर रहा है, तो अब ये बॉन्ड यानी ये जो पुराना रिश्ता था, ये आपका धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। क्योंकि किसी नए रिश्ते के जुड़ने से ये जो पुराने रिश्ते होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक प्रकार से टूटने लगते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि ये एक पीछे से नया रिश्ता जुड़ रहा है, तो आपका ये जो रिश्ता है, ये जो बॉन्ड है, वो धीरे से ब्रेक होने लगेगा। और जब धीरे से ब्रेक होने लगेगा तो इसे हम लोग इस तरह से डॉटेड लाइन से शो करेंगे। हम दिखा रहे हैं इसे कि ये हमारा ब्रेक हो रहा है पुराना रिश्ता, तो इस तरीके से ये आपका पुराना रिश्ता टूटा हुआ है, तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ओके। अभी कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ओके। अब ये OH पर अभी कंप्लीटली माइनस का चार्ज है। अब होगा क्या, क्योंकि ये हाइड्रोजन जब रिश्ता तोड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को बेटा अट्रैक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में OH माइनस वही शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को धीरे से कार्बन की ओर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जब ट्रांसफर करेगा तो OH पर जो अभी कंप्लीटली बेटा निगेटिव चार्ज था, अब उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, क्योंकि वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को अपने एक प्रकार से शिफ्ट कर रहा है, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो डेंसिटी अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इस पर भी हम पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा तो इस पर भी निगेटिव चार्ज हमें लगाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं, कार्बन पर पहले से प्लस था, फिर माइनस आ गया, प्लस लॉस होने से आ रहा था,
माइनस गेन होने से आ रहा था, तो इस कार्बन को कोई नुकसान नहीं हुआ और इस तरीके से कार्बन अनचार्ज रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर इस रिश्ते को भी हम लोग इस डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता वो है जो नया फॉर्म हो रहा है। तो इस मॉलिक्यूल इस स्टेप में आप देख रहे होंगे कि आपको दो रिश्ते आपको समझ में आ रहे होंगे। एक पुराना रिश्ता टूट रहा है बेटा और एक नया रिश्ता आपके सामने ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन से पुराना रिश्ता ब्रेक हो रहा था मैंने टूटी हुई लाइन से, और जो OH से नया रिश्ता जुड़ रहा है उसको भी हमने टूटी हुई लाइन से दिखाया, क्योंकि अभी वो कंप्लीटली जुड़ा नहीं है। तो इस तरीके से ये जो स्टेप आपके सामने बना हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेप। ये हमारी केमिस्ट्री का रूल रहा है, जब कोई भी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो उसे ट्रांजिशन स्टेप कहते हैं। हिंदी में इसको संक्रमण अवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। मैं हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं, इसे हम लोग संक्रमण अवस्था और इंग्लिश में हम इसको ट्रांजिशन स्टेप के नेम से हम इसको जानते हैं। ओके बेटा, अब ये ट्रांजिशन अब आप खुद समझ सकते हैं, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और ये सिचुएशन क्रिएट होने से ये पेंटावैलेंट हो गया। जरा गौर करिए, कार्बन टेट्रावैलेंट उसकी 4 वैलेंसी होती है, लेकिन अब यहाँ वैलेंसी काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी ये कार्बन अब पेंटावैलेंट की कंडीशन में पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है पेंटावैलेंट तो कार्बन हो नहीं सकता है, तो ये होगा अनस्टेबल, और अनस्टेबल होगा यानी ये अपनी टेट्रावैलेंसी को रिटेन करने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में अभी वही स्टेप चल रहा है। अब कंडीशन में ये होगा कि ये हाइड्रोजन अपना एक प्रकार से क्या करेगा कि सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाएगा तो जब ये कंप्लीटली जुड़ेगा तो ये जो H लगे तो वो फिर से एक प्रकार से अपनी इनवर्स पोजीशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके सामने कार्बन होगा, ये आपके सामने H होगा, ये आप डैश से बना दीजिए ये H, और ये आप वेज से इस H को बना दीजिए, और यहाँ पर आप OH माइनस को इस तरह, सॉरी अब तो माइनस नहीं होगा क्योंकि वो कंप्लीटली अटैच हो चुका है, तो ये सिचुएशन आ जाएगी और यहाँ से आपका XO जो होगा हाइड्रोजन वो बाहर हो जाएगा। फाइनली इस तरीके से एक स्टेप में ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बाद में क्या होगा कि जो X है यहाँ जो K बचा था वो दोनों कंबाइन होके इस तरीके से K पर प्लस और X पर माइनस मिलकर एक आयनिक बॉन्ड के थ्रू आपके KX का फॉर्मेशन होगा। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन ये थी और अब आपको ये मिल रहा, तो ये कौन सा हुआ, इन्वर्जन। तो आप समझ सकते हैं कई बार कंपटीशन में CBSE ICSE यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है कि SN2 मैकेनिज्म में कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो विच मॉलिक्यूल फॉर्म इन SN2 मैकेनिज्म, तो आपका आंसर होना चाहिए इन्वर्जन मॉलिक्यूल। बट इन द केस ऑफ अगर मैं SN1 मैकेनिज्म की बात करता हूं, तो इन द केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म मॉलिक्यूल इज फॉर्म इन racemic mixture because in SN1 मैकेनिज्म आपका D और L दोनों ही आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो वहाँ पर एक रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है और यहाँ पर आपका एक कौन सा इन्वर्सन बनेगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे सामने ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को लेकर हमने मैकेनिज्म आपको शो की है। ऑप्टिकली एक्टिव आप समझ सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन होते हैं मालूम है बेटा, जो डिसिमेट्रिकल होते हैं, यानी जो कायरल कंपाउंड होते हैं, यानी जिसमें कार्बन जो होता है वो कायरल होता है। कार्बन कैसे होते हैं, कायरल होते हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है। ओके, तो इस तरह से जरूरी नहीं कि ऑप्टिकली एक्टिव मैकेनिज्म तो ऑप्टिकली एक्टिव में भी हो सकती है और ऑप्टिकली इनएक्टिव में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैकेनिज्म आपकी कंप्लीट हुई। SN1 और SN2 बहुत ही ध्यान से करिएगा, और क्योंकि बोर्ड पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके।